नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। एनडीए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान एनडीए ने अपनी ताकत भी दिखाई। नॉमिनेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके प्रतिनिधि भी शामिल रहे। राष्ट्रपति पद के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति पद पर नामांकन से पहले एनडीए की ओर से प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। साथ ही राष्ट्रपति पद पर नामांकन से पहले उनका आशीर्वाद लिया। राष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम किसे अपना समर्थन देगी, इस पर फैसला 25 जून को होने वाला है और इसके लिए एक बैठक भी होगी। हालांकि जेएमएम की ओर से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिए जाने की संभावना बढ़ गई है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि अगर पुनर्विचार के लिए बैठक बुलाई गई है तो फैसला भी अच्छा होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि गठबंधन मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा। माननीय हेमंत सोरेन जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी बैठक करके इस पर फैसला लेगी। निश्चित तौर पर बदली हुई परिस्थितियों में पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस हुई होगी और इस कारण बैठक आहूत की गई है और बैठक में जो सर्वसम्मत निर्णय होगा वो सब आप लोगों के सामने आएगा। मुझे लगता है जो भी निर्णय होगा वो झारखंड हित में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हित में, झारखंडियों के हित में और सर्वोपरि देश के हित में लिया जाएगा। तो वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस की नजर जेएमएम के फैसले पर टिकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि राष्ट्रपति के दोनों ही उम्मीदवार अच्छे हैं, लेकिन सवाल राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई का है। यह लड़ाई ओडिशा बनाम झारखंड या आदिवासी बनाम गैर आदिवासी के बीच की नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद की गरिमा को बचाए रखने पर कांग्रेस का जोर है। द्रौपदी मुर्मू जी हमारे हम मुहिम राज्यपाल रही हैं। जसवंत सिन्हा जी का एक बहुत बेहतरीन कार्यकाल रहा है बतौर विदेश मंत्री, बतौर वित्त मंत्री। लेकिन ये विचारधारा की लड़ाई होती है, कौन किसको उम्मीदवार बना रहा है उस पर सारी बातें तय होती है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी को मैदान में उतारा है, तो निश्चित रूप से विपक्ष के भी साझा उम्मीदवार के रूप में जसवंत सिन्हा जी को हम लोगों ने उतारा है। और ये कोई लड़ाई उड़ीसा बनाम झारखंड और आदिवासी बनाम गैर आदिवासी की नहीं है। बहुत बड़ा गरिमामयी पद होता है। हमें लगता है कि ये आकलन का ये तरीका नहीं होना चाहिए। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। गढ़वा से बड़ी खबर है, जहां पलामू एसीबी की टीम ने जिले के श्री बंशीधर नगर में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ कार्यालय के रीडर अनिल सिंह को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी रीडर एक केस के सिलसिले में वादी से 8,000 रुपए घूस ले रहे थे। फिलहाल एसीबी की टीम ने रीडर को गिरफ्तार कर पलामू लेकर गई है। तो पलामू एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और गढ़वा एसडीपीओ दफ्तर के रीडर को गिरफ्तार किया है। रीडर को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 8,000 रुपए घूस ले रहा था लीडर, और जिसे गिरफ्तार किया है पलामू एसीबी ने। 10 जून को हुई रांची हिंसा मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान विस्तृत रिपोर्ट दायर करने को लेकर राज्य सरकार के महाधिवक्ता की ओर से समय मांगा गया। दरअसल प्रार्थी पंकज यादव की ओर से इस पूरे मामले में एनआईए से जांच करने की मांग के साथ साथ इसकी फंडिंग की जांच की मांग भी उठाई गई है। घटना को लेकर राज्य सरकार की ओर से विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जानी है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। उस सभी बिंदुओं पर इनको रिपोर्ट सबमिट करना था और इनको काउंटर एफिडेविट फाइल करना था। जो प्रार्थी ने जितना भी पॉइंट रेज किया है उस पर माननीय न्यायालय के समक्ष जो है एडवोकेट जनरल के यहाँ से आज जो है उसमें समय मांगा गया। माननीय न्यायालय ने ये कहते हुए दिया
कि इसमें डिटेल ये लोग काउंटर फाइल करेंगे और माननीय न्यायालय ने उसको अलाउ कर दिया। अब इसकी सुनवाई जो है 8 तारीख को होगी। आईबी ने इनपुट दिया था कि नहीं, आपने क्यों पहले ही फायरिंग किया, पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स क्यों नहीं लिया, आपको पता है कहाँ से फंडिंग हुआ, कैसे फंडिंग हुआ, जो प्रार्थी ने रेज किया है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, 22 लोग इन्वॉल्व थे या 8 से 10,000 लोग यदि इन्वॉल्व थे, उसमें कितने लोग पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, वो सारे चीज़ों को अभी एक्सप्लेन करना है। और रांची के जगन्नाथपुर रथ मेला आयोजन कराने की मांग को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका पर आज चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई के पूर्व ही अधिवक्ता धीरज कुमार की ओर से राज्य सरकार के उस फैसले की जानकारी कोर्ट को दी गई जिसमें रथ यात्रा पर लगी रोक को हटाने से संबंधित फैसला लिया गया था, जिसके बाद अधिवक्ता की ओर से याचिका को निष्पादित करने का आग्रह कोर्ट से किया गया। कोर्ट ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले का निपटारा कर दिया। कि राज्य सरकार के द्वारा रथ मेला आयोजन को लेकर निर्णय ले लिया गया है, इसलिए इस मामले को निष्पादित कर दिया जाए। मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले को निष्पादित कर दिया। साहेबगंज में जैप के जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वहीं उसके भाई पर भी जानलेवा हमला किया गया। सकरूगढ़ में पुरानी एसपी कोठी के पास की एक घटना है, जहां रंगोली रेस्टोरेंट के पास घात लगाए 4 अपराधियों ने एक समारोह से लौट रहे जैप 9 के जवान को गोली मार दी। इस घटना में उसके भाई की बाल जान बच गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और आनन फानन में उसे सदर अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार केवल 2,000 रुपये बकाया के विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। रात में एक जैप 9 का हवलदार और जिनका पैसा एक अपराधी प्रवृत्ति के लालजी यादव के पास बकाया था, तो पैसे लेने के बात को लेकर के दोनों में बकझक हुई और अपराधी ने हवलदार को गोली मार दिया है। घटना के तुरंत बाद पुलिस कार्रवाई करते हुए संभावित ठिकानों पर छापामारी कर रही है और रात से ही छापामारी जारी है। अब पूरा प्रयास है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। देवघर कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए कैदी अमित सिंह की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में बिहार पुलिस के एक एएसआई और एक सिपाही के शामिल होने की बात सामने आई है। मामले में बिहार के एएसआई राम अवतार राम और सिपाही ताबिश खान को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि चंचल कोठारी अपहरण कांड में पेशी के लिए कैदी अमित सिंह को देवघर कोर्ट लाया गया था, जहां वकील के चैम्बर में अमित सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जांच के लिए एसपी ने 2 जांच टीम का गठन किया था, जिसमें दोनों पुलिसकर्मियों पर साजिश में होने के पुख्ता सबूत मिले थे। देवघर पुलिस की जांच रिपोर्ट पटना एसएसपी को भेज दी गई है। पूरे मामले में आगे की जांच जारी है। गढ़वा में सुखबाना गांव में 22 जून की रात ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से मिले आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना के बाद मृतक विमल के भाई ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। वहीं आरोपी कृष्णा पासवान के पिता की ओर से भी गढ़वा थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें बेटे की पत्थर से कूचकर भीड़ पर हत्या का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि 1 एकड़ जमीन के लिए ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक विमल सिंह अपनी जमीन खोना नहीं चाहता था, जबकि अपराधी जबरन जमीन लेना चाहते थे और इसी को लेकर यह खूनी खेल खेला गया। हम लोग को मालूम चला सुबह में कि कृष्णा पासवान की घटना हुई है। हम लोग हॉस्पिटल आए तो देख रहे कि यहाँ पर है। और क्या जानकारी हुई, कहाँ गए थे, कैसे हुआ ये सर आपकी भिखू पासवान जो है वो शाम को आया था और क्या बात विचार क्या नहीं बता सकते हैं। अब हम मार्केट चले गए, मार्केट से आए 7 बजे 8 बजे
मतलब ये घटना आप लोग को सुबह पता चला? सुबह पता। सुखमाना हत्याकांड में मृतक विमल सिंह के परिजनों के द्वारा लिखित आवेदन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इसमें शामिल अभियुक्तों के विरुद्ध और 2 अपराधकर्मी जिन्होंने हत्या कारित किया था उनके परिजनों के बयान के आधार में अज्ञात के विरुद्ध, अज्ञात ग्रामीणों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। जाँच किया जा रहा है। सर घटना से कुछ बरामद भी हुआ क्या? घटनास्थल पर पिस्टल और अपराधियों के पास से, मृतक अपराधियों के पास से जीवित कारतूस आदि बरामद। गिरिडीह में बिरनी प्रखंड के भलुआ गांव में बीती रात शहजाद अंसारी के घर में डकैती की घटना हुई। डकैती के दौरान दहशत फैलाने के लिए घर के आंगन में विस्फोट भी किया गया, जिससे घर के मालिक के साथ ही पड़ोसी भी भयभीत हो गए। रात करीब 2 बजे घर में दाखिल हुए नकाबपोश अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार ने थाने में आवेदन देकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। करीब 20 मिनट तक लूटपाट के दौरान लोगों को अपराधियों ने बंधक बना लिया था और करीब 1.5 लाख के जेवरात साथ लेकर गए और घर के बाकी सामान को भी लूट लिया। तब पूरा हड़बड़ाने की आवाज़ सुने तो उठे तो देखे इन लोग को, हम लोग को पकड़ लिया और मुंह बंद कर दिया। अब पकड़ने के बाद हम लोग को मारने के लिए धमकी दे रहा कि जान से मार देंगे, जल्दी जेवर निकालो। तो हम लोग डर से जेवर सब दे देंगे। तब उन लोग बाहर निकल गया जेवर लेके और एक ठो बम उड़ा के आंगन में छोड़ दिया और भाग गया। और हम लोग को जो पकड़ा था 2 ठो, वो फिर एक उड़ा के उसके बाद भागा वो। बोकारो की हाउसिंग कॉलोनी की किस्मत राज्य के गठन के बाद भी नहीं बदल सकी है। यहां तत्कालीन बिहार सरकार की ओर से 1980 में बोकारो सहित कई शहरों में हाउसिंग कॉलोनी का निर्माण कराया गया था। बालीडीह में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए मकान और फ्लैट बनाए गए थे, लेकिन ये महत्वाकांक्षी योजना सरकारी दांवपेच और विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। अधिकारियों की लापरवाही से बिक्री के बाद भी तय पूरी रकम जमा नहीं हो सकी। वहीं अवैध कब्जा हटाने के लिए अतिक्रमण हटाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उसमें वैसे लोगों के आवेदन आ रहे हैं जो इन मकानों में रेंट में रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि वे रेंट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विभाग ही लेने में आनाकानी कर रहा है। अलॉटमेंट के बाद भी काफ़ी डर लगा हुआ। हम लोगों को एग्रीमेंट किया गया, अलॉटमेंट किया गया, सारा कुछ हुआ है, लेकिन उसको लगता है कि एक बार नोटिस दिया कि आप वो जो अलॉटमेंट है वो सही तरीके से नहीं किया गया है। और हम लोग हर समय भयभीत रहते हैं कि मतलब जब रेंट नहीं लिया जा रहा है तो हर समय भयभीत है। वही जो खाली करने का आदेश आता है उस पर हम लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग 30 साल से रह रहे हैं इस घर में। सारे बच्चे पढ़े लिखे बड़े हुए। देवघर में श्रावणी मेले का आयोजन 2 साल बाद हो रहा है। ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक होगी। वहीं इस बार शीघ्र दर्शनम की व्यवस्था का भी क्रेज बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इस सिस्टम में अधिक भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए नए इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बार स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था की जा रही है। दरअसल मंदिर के प्रशासनिक भवन में 8 एंट्री पॉइंट बनाए जा रहे हैं, जिसमें स्मार्ट कार्ड पर बारकोड डाला जाएगा और इसे पंच कर श्रद्धालु शीघ्र दर्शनम का लाभ उठाते हुए कुछ ही मिनटों में गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। इसके जरिए 3 सेकंड में 8 श्रद्धालुओं की एंट्री हो सकेगी। इस सिस्टम का ट्रायल लगातार जारी है, जिसके बाद भी कितने श्रद्धालुओं को एंट्री दी जाएगी इस पर फैसला लिया जा सकेगा। मेट्रो में एंट्री बेस सिस्टम रहता है कि कार्ड से एंट्री होता है, वो कार्ड घुसाएं, और ऐसे ऐसे 8 गेट बनाए जा रहे हैं, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले सप्ताह से जिसका ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। उस तरीके से हम लोग एंट्री करेंगे। शीघ्र दर्शनम निकास के लिए 8 काउंटर लगाए गए हैं, जिसका ट्रायल सोमवार को किया जाएगा और उसके बाद ही हम लोग निर्णय लेंगे कि श्रावणी मेला में इसका उपयोग कर सकेंगे या नहीं। तो शीघ्र दर्शनम की नई व्यवस्था की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में गर्भगृह में पहुंचने का मौका मिले। क्योंकि 2 साल बाद इस बार श्रावणी मेले लगाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि भीड़ इस बार ज्यादा होगी। दुमका की बहादुर आदिवासी बालाएं अग्निवीर बनकर देश की रक्षा करना चाहती हैं। एकलव्य स्कूल में चल रहे एनसीसी कैंप में अनुभवी एनसीसी अफसरों की देखरेख में आदिम पहाड़ी बच्चियों को निशानेबाजी की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो उन्हें उनके सपने के बेहद करीब ले जाने का
रास्ता दिखा रही है। आपको अपॉर्चुनिटी के द्वार खुल जाएंगे। लक्ष्य पर निगाहें और ट्रिगर पर उंगली, ट्रिगर दबी और बंदूक की नली से दंदनाती हुई निकली गोली सीधे निशाने पर जा धंसी। आदिम पहाड़िया जनजाति की ये वो वीरांगनाएं हैं जो बड़े बड़े सपने तो जरूर देखती हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता। पर जब से काठजोरिया के एकलव्य स्कूल में एनसीसी का कैंप लगा, तब इन बहादुर बालाओं की निगाहें अपने लक्ष्य पर टिकी हुई हैं और उसे भेदने के लिए वो धाए धाए फायर किए जा रही हैं। इन सब का एक ही मकसद है, अग्निवीर बनना और देश की सरहदों की हिफाजत में दिन रात डटे रहना। अग्निपथ योजना एक ऐसी योजना है जिसमें युवक युवतियों को भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अपना योगदान देने का एक अच्छा अवसर मिल रहा है, जो कि 17 से 21 साल के बीच में दिया जा रहा है। इन्हें भी अग्निवीर बनना है, हाथ में बंदूक थामनी है, देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ाने हैं। तभी तो जैसे एकलव्य स्कूल में एनसीसी की कैंप शुरू हुई, अग्निवीर बनने का सपना देख रही ये बालाएं उठकर सामने आ गई। इरादे बुलंद किए, सिर पर एनसीसी की टोपी पहनी और काबिल अफसरों की देखरेख में निशानेबाजी का अभ्यास शुरू कर दिया। एनसीसी की कड़ी ट्रेनिंग और फायरिंग की प्रैक्टिस से इन बेटियों के हौसले तो बुलंद हो ही रहे हैं। अग्निवीर बनने का सपना भी सच होता नजर आ रहा है। आप समझिए, पहले किसी के बहकाव में मत आइए और इसका एडवांटेज लीजिए। आप मैट्रिक दे रहे हैं और आपको नौकरी मिल रही है, ऐसा अवसर देगा जवानों के लिए, युवक और युवतियों के लिए। इवन एयरफोर्स और नेवी ने युवतियों के लिए भी ये अग्निवीर नाम की स्कीम खोल दी है। तो ये सबसे बढ़िया मौका है उनको ज्वाइन करने का और भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अपना योगदान देने का। तो वो दिन दूर नहीं जब झारखंड की ये जाबाज बेटियां अग्निवीर बनेंगी, भारतीय सेना की वर्दी पहनकर सरहदों पर डटेंगी और जो कोई दुश्मन हमारी ओर नजरें उठाने की कोशिश करेगा, ये बहादुर बेटियां उनके छक्के छुड़ाने में पीछे नहीं हटेंगी। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका।